नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करते हैं। कभी सोचा है कि हम वो सब कुछ क्यों नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं? इसका जवाब अर्थशास्त्र के दिल में छिपा है। ये वो विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि हम कमी की दुनिया में चुनाव कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी एक सवाल से जो अर्थशास्त्र की पूरी नींव है। देखिए, ये एक ऐसी पहेली है जिसे हर इंसान, हर समाज और हर देश को हर रोज सुलझाना पड़ता है। और इस पहेली की जड़ में है एक बुनियादी टकराव। हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं, वो तो असीमित हैं, कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन उनको पूरा करने वाले जो संसाधन हैं, जैसे कि समय, पैसा, जमीन, वो सीमित हैं, मतलब दुर्लभ हैं। और यहीं से जन्म होता है अर्थशास्त्र का। ये पूरा विषय इसी एक तनाव को समझने और सुलझाने की कोशिश करता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज की इस चर्चा में हम इस बड़ी चुनौती को समझने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। संसाधनों की यही कमी, ये जो मूल संघर्ष है, हर समाज को 3 बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब देने पर मजबूर करता है। इन्हें किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। हर देश का भविष्य इस बात पर टिका होता है कि वो इन सवालों के जवाब कैसे देता है। पहला सवाल, क्या बनाएं? मतलब जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं, उनसे हम लोगों के लिए फ़ोन और कपड़े बनाएं या फिर भविष्य के लिए सड़कें और मशीनें? दूसरा, कैसे बनाएं? ज़्यादा लोगों को काम पर लगाकर या फिर ऑटोमेशन और मशीनों से? और तीसरा, शायद सबसे मुश्किल सवाल, किसके लिए बनाएं? मतलब जो भी कुछ बन रहा है, देश की जो भी दौलत है, वो आखिर किसे और कितनी मिलेगी? तो इन मुश्किल चुनावों को समझने के लिए हमारे पास क्या कोई तरीका है, कोई विज्ञान है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर अर्थशास्त्र काम आता है। इस शब्द की जड़ें ही ना हमें बहुत बड़ा सुराग देती हैं। इकोनॉमिक्स शब्द आया है ग्रीक के 2 शब्दों से, ओइको यानी घर और नोमोस यानी प्रबंधन। तो इसका मतलब हुआ घर का प्रबंधन। बस फर्क इतना है कि हम यहाँ एक छोटे घर की नहीं, बल्कि पूरे देश या दुनिया के घर का प्रबंधन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा हमेशा एक जैसी नहीं रही। ये समय के साथ विकसित हुई है और 3 बड़े विचारकों ने इसे नए नए मोड़ दिए हैं। सबसे पहले थे एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उनके लिए मामला सीधा था। उन्होंने कहा, अर्थशास्त्र असल में धन का विज्ञान है। मतलब यह इस बात का अध्ययन है कि कोई देश अमीर कैसे बनता है और अपनी दौलत को कैसे बढ़ाता है। फिर लगभग 100 साल बाद आए एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने इस सोच का दायरा काफी बड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र सिर्फ पैसे या धन के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे फैसलों के बारे में है। ये इंसानी कल्याण का विज्ञान है। और आखिर में लियोनेल रॉबिन्स ने हमें वो परिभाषा दी जो आज सबसे ज्यादा मानी जाती है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र असल में कमी और चुनाव का विज्ञान है। ये इस बात का अध्ययन है कि इंसान अपनी असीमित इच्छाओं और सीमित साधनों के बीच तालमेल कैसे बिठाता है, वो कैसे चुनाव करता है। अच्छा, 1933 में रैगनर फ्रिश नाम के एक अर्थशास्त्री ने इन आर्थिक समस्याओं को देखने के लिए हमें 2 अलग-अलग लेंस यानी 2 नजरिए दिए। पहला नजरिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक माइक्रोस्कोप की तरह है जो अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे हिस्सों पर जूम इन करता है। जैसे एक कंपनी कितना उत्पादन करती है, किसी एक चीज की कीमत कैसे तय होती है, या एक परिवार अपनी आमदनी कैसे खर्च करता है। और दूसरा नजरिया है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक दूरबीन की तरह है जो पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर को देखता है, जैसे देश की कुल आमदनी, बेरोजगारी और महंगाई। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र जंगल के एक एक पेड़ का अध्ययन है, तो समष्टि अर्थशास्त्र पूरे जंगल का अध्ययन है। व्यष्टि में हम मांग और आपूर्ति जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि समष्टि में हम समग्र मांग और समग्र आपूर्ति की बात करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो कमी हमें मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर करती है, क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या उसे किसी चित्र में उतारा जा सकता है? जी बिल्कुल। इसके लिए अर्थशास्त्री एक बहुत ही जबरदस्त टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी। ये हमें ग्राफ पर दिखाता है कि एक देश अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके 2 चीजों का कितना कितना अधिकतम उत्पादन कर सकता है। देखिए, एक पीपीसी इस तरह की एक सीधी साधी टेबल से बनता है।
ये केबल दिखा रही है कि अगर हम वस्तु X की एक और इकाई बनाना चाहते हैं तो हमें वस्तु Y का कुछ उत्पादन छोड़ना पड़ेगा। हम सब कुछ एक साथ नहीं बढ़ा सकते, यही तो कमी है। पीपीसी सिर्फ हमारी सीमाएं ही नहीं दिखाता, बल्कि ये हमारे हर फैसले की असली कीमत को भी उजागर करता है। इस कीमत को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए हैं। अब वो इन पैसों से या तो मूवी का टिकट खरीद सकता है या फिर एक अच्छा सा पेन। वो मूवी देखने का फैसला करता है। तो इस फैसले की कीमत क्या हुई? 100 रुपए? नहीं, अर्थशास्त्र कहता है कि मूवी देखने की असली कीमत वो पेन है जिसे खरीदने का मौका छोड़ दिया गया। इसी को अर्थशास्त्री कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी किसी एक चीज को पाने के लिए जो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प हम छोड़ देते हैं। तो अब हम वापस आते हैं उन 3 बड़े सवालों पर: क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करें। दुनिया के अलग अलग समाज इन सवालों के जवाब कैसे देते हैं, वो खुद को कैसे व्यवस्थित करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य आर्थिक प्रणालियां हैं और हर सिस्टम कमी की समस्या को अपने अपने तरीके से हल करता है। पहला है पूंजीवाद, जहां ज्यादातर फैसले बाजार और निजी मुनाफा तय करते हैं। दूसरा है समाजवाद, जहां सरकार सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर योजना बनाती है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि भारत में है, जहां बाजार और सरकार दोनों की ही अपनी अपनी भूमिका होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यह है कि अर्थशास्त्र सिर्फ पैसे या शेयर बाजार के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। ये चुनावों का विज्ञान है, एक ऐसा तर्क जो हमारे हर फैसले पर लागू होता है। तो अगली बार जब भी कोई चुनाव करें तो एक पल के लिए जरूर सोचें, इस फैसले की असली छिपी हुई कीमत यानी अवसर लागत क्या है।